नागपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर खापरखेड़ा रोड पर महालक्ष्मी गौरक्षण है, जिसका संचालन ओम प्रकाश जाजोदिया करते हैं। विगत 15 साल पहले इस गौरक्षण की शुरुआत हुई थी। इस गौशाला में गाय, बैल एवं बछड़े मिलाकर इनकी संख्या 300 के आसपास है। हिंदुजाला की टीम ने जब महालक्ष्मी गौरक्षण में भेंट दी तो हमें ओम प्रकाश जी ने बताया कि कसाई गाय काटने के लिए लेकर जाते हैं और जब पुलिस दल उन्हें पकड़ता है तो वही गाय उनके गौरक्षण में पाली जाती है। इसमें खास बात यह है कि ओम प्रकाश जाजोदिया जी को सरकारी मदद नहीं मिलती है। वे खुद अपने खर्चे से सभी गाय, बैल एवं बछड़ों का चारा पानी स्वयं ही करते हैं। मनुष्य के जीवन में गाय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। ओम प्रकाश जी का कहना है कि गाय ही एक ऐसा पशु है जो मरते दम तक मनुष्य को बहुत कुछ दे जाती है। जाजोदिया साहब, आपको ये गौशाला खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बात ऐसी है सर, 2008 में मेरे छोटे भाई ने कसाई के यहाँ जाने वाली 8 गाय पकड़ी और उससे बोला भैया आप तो इनको पालना है, कसाई के यहाँ नहीं जाने देगा, हमें वहाँ भेज दे लेके जाएंगे। और वहाँ से शुरू हो गई। फिर हमने उसका अभ्यास किया तो हमने देखा कि गाय पालना जो दूध नहीं देती है ये भी फायदेमंद सौदा है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए हमने इसका प्रचार शुरू किया, उसका अभ्यास किया, फिर प्रचार शुरू किया। तो ये आपके गौशाला में गाय कहाँ से आती है? मतलब हमारे यहाँ अभी तक गाय जो कटते जाती थी, अभी 2-3 साल में हमने नहीं लिए, जो कटते जाती थी कसाई क्या है वो पुलिस लोग ला देते थे, वो गाय यहाँ पे है। इसके चारे पानी की व्यवस्था फिर आप कैसे करते हैं? आपको कोई सरकारी मदद मिलती है? नहीं, आज तक एक पैसा भी सरकारी मदद नहीं मिली। इसकी चारे पानी की व्यवस्था हम गोबर गौमूत्र के सेल से करते हैं, बची हुई अपनी जेब से करते हैं। तो जो गाय है जैसे आपकी गौशाला में कोई काम की नहीं रहती है तो क्या आप उसे जिंदगी भर पालते हैं? यस, काम की नहीं सर, ये विषय गलत है। हर गाय काम की है सर, बुढ़ी हो या जवान, बैल बुढ़ा हो या काम का नहीं हो, सब काम के हैं। किस तरीके काम के हैं ये? सर ये गोबर और गौमूत्र देते हैं, उसका कैलकुलेशन करो, एक गाय या बैल एक दिन में 4 से 5 किलो गौमूत्र देता है और एक गाय या बैल 5 किलो गोबर देती है। 5 किलो गोबर में गांव का कचरा मिला दो, आप 10 किलो वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी। और गौमूत्र झाड़ पे स्प्रे कर दो, 1-2 दवाइयाँ मैं बताता हूँ। आपकी कोई दवाई 4000 रुपये लीटर की उसके सामने काम नहीं करेगी, इतना असर आता है सर। तो ये हमारे यहाँ का किसान को ये चीज़ें की जानकारी नहीं है क्या कि जो उनकी ये नहीं है और ये नहीं दी जा रही है, और इसके लिए मैं मीडिया से जुड़ रहा हूँ। तो मीडिया ये जानकारी दे ताकि मेरी देश का किसान मालामाल हो। ऐसा कहा जाता है कि आप सरकारी नौकरी में भी थे, लेकिन आपने उसको छोड़कर ये गौ सेवा शुरू की है। सरकारी नौकरी छोड़ के गौ सेवा नहीं शुरू की, लेकिन सरकारी नौकरी के बाद गौ सेवा शुरू हो गई। खेती की वास्तविक परिस्थिति क्या है अभी के हालात में? सर भारतीय खेती की वास्तविक परिस्थिति मेरे हिसाब से 100 के 60 करता पिताजी का नाम चलाना इतनी है। खेती फायदे का सौदा नहीं है, ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ। किसानों को खेती पुरानी रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? सर मैं 1964 में ग्रेजुएट हुआ था और उसी साल मुझे नौकरी लग गई थी। उस टाइम मजदूरी थी 85 पैसा पर डे पर लेबर। 20 गुना रेट बढ़ा है और मजदूरी 400 गुना बढ़ गई है, तो कैसे हिसाब बैठ सकता है? खेती तो मजदूरी आधारित ही बिजनेस है। खेती की लागत कैसे कम की जा सकती है आपके हिसाब से? सर खेती की लागत कम करने के लिए खेती को स्टडी करना पड़ेगा
और आज की जो खेती है अंधाधुंध जिसमें खर्चा हो रहा है, रासायनिक खाद कीटनाशक, इसके बजाय गाय के जो प्रोडक्ट्स है, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र और गाय के बाकी की ये चीज़ें, उसका यदि हम उपयोग करते हैं, हमारी खेती की लागत कम से कम 60% से 80% कम हो सकती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा किसान का जो हो सकता है या समाज का हो सकता है, वो ये है सर कि आज का खाना खाने लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं, हवा सांस लेने लायक नहीं। तो ये जो परिस्थिति है वो इसके हर साल 12 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये परिस्थिति यदि बदलनी है तो हमको रासायनिक खाद का उपयोग कम करना पड़ेगा, पेट्रोल का उपयोग कम करना पड़ेगा, रसायनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। हमारी जीवन शैली निसर्ग से पास में आएंगे तो हमारे ये हो जाएंगे। हम हर साल 3 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं सर। 3 लाख रुपए का फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करके क्या करते हैं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं, हमारी ज़मीन को, धरती माँ को ख़राब करते हैं, हमारे कुएं के पानी को ख़राब करते हैं, हमारी हवा को ख़राब करते हैं। यदि गो आधारित अर्थव्यवस्था हो जाए तो आज हमारे पास अभी भी 20 करोड़ गाय है और 18 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है। तो 18 करोड़ एक गाय से एक साल में कम से कम 3 टन वर्मी कंपोस्ट बनता है और 1.5 टन गोमूत्र निकलता है। यदि ये खेती में चले जाए तो 10% से ज़्यादा कोई बाहर की चीज़ लाना नहीं पड़ेगा और खेती मालामाल हो जाएगी। पोल्यूशन व्यवस्था कम हो जाएगी, जिसमें सरकार का अरबों खरबों रुपए बच जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और देश में डॉलर की कीमत, जो डॉलर पेट्रोल और हम फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पर वापस ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो डॉलर की कीमत भी कम हो जाएगी, तो देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। गोपालक का महत्व क्या है? गोपालक का महत्व से जो गाय को पालेगा वो गोपालक, और जो गाय पलेंगी तो गोबर भी देंगी, दूध भी देंगी। गोपालक ही नहीं रहे तो गाय भी नहीं रहेंगी, गाय की अर्थव्यवस्था भी नहीं रहेगी और सारा देश और सारी इकोनॉमी को ही मनुष्यता खत्म हो जाएगी सर। इकोनॉमिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन मानवता को भी यदि जिंदा रखना है तो गाय को जिंदा रखना जरूरी है। अगर मैं उदाहरण बताता हूँ, आप बिगर ऑक्सीजन के कितनी देर जिंदा रहेंगे और बिगर पौधों के ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? अगर पौधों को गोबर खाद नहीं मिला तो पड़ेंगे नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? गोपालक और गाय का देश की अर्थव्यवस्था में कैसे क्या योगदान रहेगा? सर आप इसका देखिए, आप हमारे देश में 18 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है, हमारे पास 20 करोड़ गाय है। एक गाय एक साल में कम से कम 3 टन वर्मी कंपोस्ट देती है और 5 लीटर के हिसाब से 1.5 टन गोमूत्र देती है। ये गोमूत्र और गोबर खाद, गोबर यदि हमारे खेत में केंचुए खाद के रूप में गोमूत्र में कुछ 1-2 चीज़ें मामूली मिला के ऐसे भी आप स्प्रे कर दो तो आपकी खेती पकने लग जाएगी। नंबर 1, इससे आपका साल का 5 लाख करोड़ रुपए बचेगा। दूसरा, आपकी तबीयत खराब नहीं होने से जो तबीयत के ऊपर खर्चा होने वाला वो नहीं होगा। तीसरा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा। पोल्यूशन कंट्रोल इसलिए होगा सर, रोज़ अपन मोदी साहब ने बोले हफ्ते पे प्रधानमंत्री ने बोला मानिए कि सफाई रखिए, स्वच्छता तो हमने कर दी, कचरा एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो दूसरी जगह रखने से स्वच्छता थोड़ी हो गई, वो तो फिर पोल्यूशन कर रहा है। तो यदि वो कचरा हम 1 किलो गोबर के साथ में 2 किलो कचरा मिलाते हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो आप सोचिए 40 करोड़ टन कचरे का आपको रिसाइकल करते हैं, यानी जो जहर है उसको आप अमृत में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके साथ में करोड़ों नौजवानों को काम मिलेगा, खेती भी अच्छी होगी, इकोनॉमी भी अच्छी होगी और देश की हेल्थ सिस्टम भी अच्छी होगी। और ये हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ नॉलेज है, आपको $1 खर्चा नहीं करना, ठीक लगे फिट करिए, रंग चोखा हो, लेकिन समझना पड़ेगा, इसका प्रचार करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं मीडिया से जुड़ रहा हूँ, प्रचार मीडिया ही कर सकता है। कोरोना कुछ नहीं था, उसको कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया, गाय को भी आप पहुँचा दो, सारी दुनिया आशीर्वाद देगी, पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी। आप केचुआ खाद कैसे बनाते हैं? सर केचुआ खाद बनाने की एकदम सिंपल सिस्टम है। एक छायादार जगह चुन लीजिए, मैं कम खर्चे की सिस्टम बता रहा हूँ सर। उस पर प्लास्टिक बिछा दीजिए, उस पर गोबर कचरा सब डाल दीजिए। हमारे पास केचुआ की वैरायटी है, कृष्ण केचुआ करके, वो डाल दीजिए और उसको मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, नेट से ढक दीजिए। आप 35 दिन में बढ़िया केचुआ खाद बेचने के लायक तैयार हो जाता है। अब इसको बेचना है तो बेचे, नहीं तो अपने खेत में डाल दीजिए, डबल फ़ायदा है। आप बेचे तो भी फ़ायदा, नहीं बेचे तो अपने खेत में डालेंगे तो आपकी ज़मीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी सर, पिछले साल से इस साल 1.5 गुना तो उपज होना ही होना, दुगनी भी हो गई तो आश्चर्य नहीं।
2.5 गुनी हो गई तो भी आश्चर्य नहीं। शहर वासियों को गाय के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहर वासियों को मैं ये बोलूँगा भी गाय को आप समझो। आप जो रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, या रासायनिक खाने की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, विदेशी गाय का दूध दही घी खा रहे हैं, उसके बाद देशी गाय के महत्व समझो। देशी गाय के प्रोडक्ट्स यूज़ करना करो, ऑर्गेनिक खेती करो, ताकि आपकी ज़मीन में होने वाला प्रदूषण कम हो, आप जो खाना खाएं वो स्वस्थ हो, और उससे आपकी भी तबीयत अच्छी हो, आपके बच्चों की तबीयत अच्छी हो। मैं शहरवासियों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में बागवानी कीजिए। बागवानी करने से आपके बच्चे होशियार निकलेंगे, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, और मियाँ बीवी के झगड़े घर में निपट जाएंगे। मैं डॉक्टर एस.पी. पांडे कृषि विद्यापीठ अकोला से बीएससी हुआ, फिर वहीं पे नौकरी पे लग गया। एमएससी पुणे से हुआ, फिर पीएचडी बेंगलोर से हुआ, और बाद में फिर से अपने अकोला में नौकरी में लग गया, और वहीं की वहाँ पर मेरी बहुत सारी ज़िंदगी चली गई। असिस्टेंट प्रोफेसर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक सब मुझे पोस्ट वहीं पे मिली, और वहीं पर 50-60 स्टूडेंट्स एमएससी निकले, 5-7 स्टूडेंट्स पीएचडी हो गए मेरे गाइडेंस के अंडर। पांडे साहब ये बताइए कि गौशाला के लिए शेड किस तरह से तैयार किया जाता है? शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर गिरा हुआ गोबर गौमूत्र ये सब अपन जमा कर सके। इसका मतलब कि नीचे का शेड कंक्रीट का हो या तो बड़े पत्थरों का हो, तो सब एक तरफ ढलान निकाल के टाके में जमा कर सकेंगे, और वहाँ से खेती के लिए उसको ले जा सकेंगे। तो उसमें सब फर्टिलाइज़र का फिर यूज़ नहीं लगता है, और फसल अच्छी आती है।